मैं हूं तसद्दुक़ और अपने प्रोग्राम सच सच के सिवा कुछ नहीं में हमेशा की तरह एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं और अपने नाज़रीन को सच बताना है और सच दिखाना है। आज का यौम मई है, पूरी दुनिया मजदूरों का आलमी डे मना रही है। ये वाइट डे दुनिया भर में इस हवाले से आम तातील दुनिया भर में एक साथ होती है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का वाइड यह यौम मई का दिन होता है कि दुनिया भर में आम तातील करा दी जाती है। मुख्तलिफ डेज बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हर तारीख के साथ एक डे होता है, मदर डे होता है, फादर डे होता है, फलाना डे होता है, ढिमकाना डे होता है। मगर मजदूर डे की एक अहमियत है जो 100 साल से ज़ायद अरसा हो गया। ये 1882 की बात है और आज तक ये क्या नाम है डेज मनाया जा रहा है मजदूरों का आलमी दिन के हवाले से। मगर पाकिस्तान के मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से देखते हैं, या पाकिस्तान का मजदूर जो है भूख और अफलास का शिकार है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ यहूदी जो अपने बछड़े की, जो उनका जो गाय का बछड़ा है, जो उनके मजहबी अकायद के मुताबिक कुर्बानी देने के लिए उनके पास चंद दिन बाकी हैं। उन्होंने अपने इसराइली वज़ीर आज़म को भी वार्निंग दे दी गई है कि अगर अभी हमला ना किया गया और ये तमाम चीज़ें नहीं की गई तो हम इसराइली वज़ीर आज़म को भी बरतरफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये इसराइली वज़ीर आज़म को वहाँ के जितने लोग हैं मजहबी या गैर मजहबी यहूदी, उन्होंने उसको वार्निंग दे दी है। अब आने वाले दिन में हम देखते हैं कि बड़े मामला हैं। ईरान के सदर का विजिट हुआ, पाकिस्तान मुकम्मल खामोश है। पाकिस्तान का विजिट ईरान के प्रेसिडेंट ने किया और ऐसे हालत में किया जब वो जंग के लिए, ईरान इसराइल और जंग के हवाले से मदद चाह रहा था, और मदद के अलावा ये चाह रहा था कि पाकिस्तान के फौजी अड्डे जो हैं अमेरिका के ना दिए जाए मेरे पर कार्रवाई करने के लिए। हम इस्लामी ममालिक, तमाम इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई हैं, तमाम खामोश है। अमेरिका का प्रेशर भी ये इस्लामी ममालिक के ऊपर है। फिर हम देखते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की इमरान खान के हवाले से हम देखते हैं कि आए दिन सख्तियाँ की जा रही हैं, और दूसरी तरफ एक शोशा छोड़ा जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की ताकतवर हलकों से बातचीत के लिए राहवान की जा रही है। जब ताकतवर हलकों से या किसी भी जगह पे मजाकत की बात होती है, दुनिया भर के अंदर जंगें होती हैं, दुनिया भर में अब ये हम देखें इसराइल और फ़लस्तीन में भी जंग हो रही है, तो मजाकत ही उसका हल होता है। हम अपने ही मुल्क में अपने ही लीडर से, जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर और भारी अक्सरियत से तमाम रुकावटों, तमाम को बदमाशियों और तमाम धमकियों को और मार कसूर, दहशत गर्दी, तशद्दुद, तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद, केसेस बनाना, वीडियोस बनाना, उसके बावजूद अवाम उसके साथ खड़ी है। यह अवाम का क्रेडिट है। हम ये समझते हैं कि 9 मई का जैसा आप 9 मई का दिन करीब आ रहा है, 9 मई आ रहा है, अब आज यौम मई है, तो उस हवाले से भी अब ये क्या प्रोपेगेंडा करते हैं हुकूमत और इसके साथ जो लोग, तमाम लोग शरीक हैं इन तमाम मामलात में। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता साल बाद 9 मई के वाक़ये को जिस तरीके से, 9 मई के वाक़ये को जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया गया, जिस तरीके से वो आज भी सिलसिला जारी है कि जो लोग मुलविस ही नहीं हैं उनको मुलविस करके जेलों में रखा गया। ख़वातीन भी है, बच्चे भी है, बड़े भी है, जवान भी है, दो साज़ादान भी है, नाअहल करार दिया गया, तमाम जुल्म ज़्यादती की गई। मगर 8 फरवरी 2024 ने जिस तरीके से इत्मीनान का इज़हार किया, वो तमाम चीज़ें ये है। तो इन तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, और इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं पहले मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन में कोटा से सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तजिया निगार हैं, ज़हीर खान साहब। ज़हीर खान साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल मौलवी साहब। हाँ ज़हीर खान साहब, आप ये जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पहले आज यौम मई है और मजदूरों का आलमी डे बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि मजदूर आज खुशहाल है, या तमाम मजदूर 3 वक्त या 2 वक्त की रोटी खा सक रहा है? जी मौलवी साहब, बिल्कुल कल जो है 1 मई है। 1 मई वो दिन है जो हमारे मजदूर तबके, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट, चाहे भी जिस भी तबके से उसका ताल्लुक हो, तो उन्होंने अपने कुर्बानी देकर अपना शहीद हुए थे, इस शर्त पे कि हमारे आने वाले वक्त के लिए मजदूर जो है वो 1 वक्त या 2 वक्त का रोटी जो है वो उसको इज्जत तरीके से मिले और वो जो अपना जिंदगी इज्जत तरीके से गुजारे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है गवर्नमेंट की जानिब से जो मजदूरों को जो उजरत दी जा रही है
वो 18 से लेकर इसी तरह 15,000 रुपये है। तो 15,000 रुपये में आजकल आप देख रहे हैं कि हमारी गैस और बिजली की जो बिल है वो तकरीबन 50 से लेकर 60,000, 60 से लेकर 1 लाख रुपए तक तो ये बिल आ रही है। जो हमारे कोयटा में इस वक्त लोग जो है सरापाई एहतजाज है, तो वो मजदूर तबके के लिए जैसे नहीं कि एक सरकारी सेक्रेटरी के लिए या चीफ सेक्रेटरी के लिए 50,000 रुपये बिल आ रहे हैं और मजदूर के लिए 2,000, वही बिल जो है मजदूर के लिए भी आ रही है। चाहे वो दूसरा चीफ सेक्रेटरी जो है वो 20 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, मजदूर की जो उजरत है वो 15,000 उसके लिए भी आ रही है। इसी तरह उनके लिए जो रोजमर्रा एशिया है इसकी कीमत जो है दुगनी हो चुकी है। तो हमारे जो है मजदूर तबका जो है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो उसको उजरत सही नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं हमारे जो हुक्मरान है जो शर्त पे आ गए थे तो हम मईशत को ठीक करेंगे, हम इसको ये करेंगे, लेकिन ये आपस इस चीज में लड़ रही है। ये कह रहे थे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, दूसरा कहते हैं मुझे डिप्टी वज़ीर आज़म बनाओ, तीसरा कह रहे मुझे वज़ीर खजाना बना दो। तो ये जो है अपना दोनों लोगों को वक्त ये अभी एक बार फिर इसमें गुजारेंगे कि एक जो आपस में लड़ेंगे, दूसरी जानिब अपनी जेबें भरने के लिए IMF से तो डॉलर ले लेंगे, लेकिन मजदूर तबके के लिए वो दूसरे तबके के लिए है न वो इसे उम्मीद रखेंगे, न वो हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से उसकी जो सोच है क्या मजदूरों के लिए कुछ करेंगे। अच्छा ज़हीर खान साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान ये जिस तरह से गुर्बत है, बेरोजगारी, इसके हवाले से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से मजदूर को जो मजदूरी नहीं मिल रही है, तो आप देखिए मुल्क भर में एक ये लूट मार, डकैती और चोरियों का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और कोयटा की या पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है इस हवाले से? सबसे पहले इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं जो हमारे ऊपर जो है ऐसे लोगों को मुसलत कर रही हैं, जो उनकी जायदादें लंदन में है, जो उनकी जायदादें अमेरिका में है, जिनके बच्चे इस वक्त भी लंदन में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको वहां से उठाकर इधर से किसी को वज़ीर आज़म बनाकर, किसी को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाकर, किसी को वज़ीर खारिजा बनाकर ये लोग उनकी जिम्मेदारी। बाकी दूसरी जानिब जो है वो सियासतदान जिसने हमेशा आवाम के साथ धोखा किया, आवाम को धोखा दिया, आवाम से वोट ले लिए और बाद में आवाम को छोड़ दिया, तो यही सियासतदान उसका भी नाम भी लेता हूँ, आसिफ जरदारी से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ से लेकर उनकी दूसरी जो है वो सब इसकी जिम्मेदारी। और बारी बारी अभी देखो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कितने इख्लाफात है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि जरदारी को सदर बना दे और जब अपना खैबर पख्तूनख्वा में और दूसरे के क्या कहते पंजाब में उसको गवर्नर देंगे, तो गवर्नरी की खातर जो है जो कल तक उसको कह रहे थे कि हम हमारी पार्टी जियादों की पार्टी, हमें हम देख रहे कि बलूचिस्तान में एक है, मैं उसका नाम लेता हूँ, मीर सादिक उमरानी, एक दफा उसने गाना किया तो हम लोगों को कह रहे थे कि 72 में मैं जेल में था, वो फोटोग्राफर तो उसको इशारा कर दे कि वो मेरे फोटो बना रहे थे, लेकिन वही जारे को नजरअंदाज करके कल शामिल होने वाले को वज़ीर आला बना दिया और कल शामिल होने वालों को सबको वजीर बना दिए। अच्छा ये तो सूरत उनके लोगों को खुद सोचना चाहिए कि ये लोग हैं जो जिस सियासी जमातों की आप बात कर रहे हैं, जिनके लीडरान की बात कर रहे हैं, ये तो अपने मफादात को देखते हैं, उसमें किसी भी यानी कि उसकी कुर्बानी देने वाले को तो नजरअंदाज हमेशा किया जाता रहा है, मगर फिर भी ये लोग उन्हीं के पीछे जाते हैं, ये क्या वजह है? गौरी साहब, आप BS की नजर है इसमें, मुल्क पे, सियासतदानों पे, इलेक्शन पे हम लोगों की भी नजर है। 16 महीने में शहबाज शरीफ की क़यादत में जो गवर्नमेंट की जिसमें तो 11 बल्कि 12 जमातें शामिल थे, उन्होंने जो IMF से जो कर्ज ले लिए वो कर्ज कहाँ गए थे, किसने कहा लिए, कौन सा जगह बना दिए, कौन सा इनमें से एक बात तो अच्छी हुई है पॉजिटिव के मौलाना फजल रहमान जैसा मजबूत जो उनका सदर था PDM का, वो आज खुल के सामने आ गए, उन्होंने मुखालफत कर रहा है, और इमरान खान का मुखालिफ था, आज इमरान खान की बात कर रहे हैं वो। तो आप क्या ये तब्दीली क्या देखते हैं आपकी नजर में? गौरी साहब जब लोगों को मजबूर करते हैं तो फिर लोग मजबूर होकर नहीं है। अभी आप देख रहे थे कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के कितने इख्तिलाफात थे, कितने दूरियां थी दरमियान में, लेकिन कल मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल खुल कर इमरान खान की हिमायत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने ये मुतालबा भी कर लिया कि मैं बिलावल और शहबाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ कि वो अपना गवर्नमेंट जो है
وہ عمران خان کے حوالے کرے. اس نے مذاق نہیں کیا, تنزیہ نہیں کیا, بلکہ اس کی چیز ہے کہ عمران خان نے زیادہ ووٹ لے لیا. نہیں ایک تبدیلی ہے یہ مولانا فضل الرحمان میں, یہ آپ کیا سمجھیں تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بار بار ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی. اگر پنجاب میں یا سندھ میں وہ نہیں اکثرت نہیں ہے, لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا تو بالکل ان کے ووٹر بھی ہے, ان کی نمائندے بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے بلوچستان میں بھی ان کو جو حصہ تھا وہ کسی اور کے حوالے کر دیا, اور اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ اپنا حصہ کسی اور کے حوالے کر دیا. اسی طرح پنجاب میں بھی ان کی آج کل ہے. نہیں خیبر پختونخوا میں تو جو ابھی پی ٹی آئی کی جو نشست سے مخصوص نشستوں سے خواتین یا دیگر کو آنا تھا, اس میں سے آدھی تو ان کو دے دی گئی ہے, فضل الرحمان کو سیٹیں. برحال ان کو تو آخر میں اس نے اس طرح طریقے انصاف کو نظر انداز کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ تقسیم کا طریقہ شروع کر دے جس میں مولانا فضل الرحمان کے حصے میں بھی 2-3 خواتین آ گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ شہباز شریف اور زرداری کی تو خواہش تھی کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو دیکھ کے 2-3 خواتین کی سیٹیں دے دیں گے, اس کو راضی کر لیں گے. لیکن وہ یہ دفعہ جو مولانا فضل الرحمان جو ہے, جو انہوں نے کوئٹہ آ کر دورہ کیا اور پشین میں جلسہ کیا, ان کا جو ہے لہجہ انتہائی سخت تھا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم جو ہے اپنے موجودہ حکومت کے خلاف جائیں گے. اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اتحاد بن جائے گی. اتحاد وہی تحریک انصاف والی اتحاد ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں نگراں گورنمنٹ میں وزیر اعظم بلوچستان سے لیا گیا, فلاں لیے گیا, یہ لیا گیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے, کہ پریزیڈنٹ بھی سندھ سے, پرائم منسٹر پنجاب سے, اسپیکر پنجاب سے, چیئرمین سینٹ بھی پنجاب سے, تو اس وقت بلوچستان اور سندھ کو کوئی بڑی نمائندگی نہیں دی گئی ہے اہم پوسٹوں پہ. غوری صاحب ہم تو یہاں شافت کر رہے تھے, لیکن اکثر اوقات جو باہر سے لوگ آتے ہیں, چاہے وزیر اعظم ہو چاہے وزیر ہو, وہ جب ایئرپورٹ میں پہنچ کر وہ کہتے ہیں ہمیں بلوچستان کے عوام سے پیار ہے, ہمیں بلوچستان کے عوام کی ساتھ اب دردی ہے, ہم بلوچستان کے عوام کے لیے یہ کرے وہ کرے, لیکن جب اس کا آواز پہنچ کر نہیں ہے پھر بلوچستان کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ہمارے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ کو 2 مہینے جو پہلے آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ ہم بلوچستان کے عوام کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. صرف بلوچستان کی دورے پر آپ لوگوں کو بلوچستان یاد آتی ہے, جو آپ نے ذکر کر دیا کہ حالانکہ بلوچستان کی حق بنتا تھا کہ اس کو کم از کم صدارتی یا صدارتی اسپیکر کشیپ سے ملے تو چیئرمین سینٹ کا تو اس کو حوالے کرتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. برحال جو ہے اپنا چاہے اس بلوچستان سے تعلق ابھی پچھلے دور میں چیئرمین سینٹ بلوچستان کا تھا, وزیر اعظم بلوچستان کا تھا, لیکن انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا کیا؟ بلوچستان تو اصل اپنے لوگوں نے خراب کر دیا, ایسے لوگوں نے بھی دیا. پھر جو لوگ ہیں وہ بلوچستان کی نام پہ تو سیاست کرتی ہے, چاہے قوم پرست ہو, چاہے مذہب پرست ہو, چاہے دوسری ہو, لیکن انہوں نے بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا. صرف نام بلوچستان کا لیتی ہے, لیکن بلوچستان کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ایران کے پریزیڈنٹ نے دورہ کیا اور پنجاب کے کیپٹل لاہور بھی گئے, کراچی بھی آئے سندھ کے کیپٹل, تو اور بلکہ بلوچستان کے تو بارڈر پہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر ایران کے پریزیڈنٹ کو وزٹ کرنا چاہیے تھا یا نہ آنا ان کے لیے بہتر تھا بلوچستان کے لیے, ایران کے پریزیڈنٹ کا؟ برحال یہ تو ہمارے حکمرانوں کی اس میں تھے کہ وہ ان کے مہمان تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ لاہور چلتے, وہ لاہور چلا گیا. اس نے کہا کراچی چلتے, وہ کراچی چلا گیا تھا. لیکن سب سے زیادہ ضرورت تو بلوچستان ہے, کیونکہ بلوچستان اور ایران کی بارڈر قریب ہے, اور یہاں پہ پاک ایران بارڈر پہ تجارتی سرگرمیاں بھی ہیں, بہت زیادہ ہیں. اگر ایران کی صدر بلوچستان کا دورہ کرتے تھے اور یہاں پہ جو تجارتی ہے وہ اس کو کم از کم معمولی, زیادہ نہیں معمولی قانونی شکل دیتے تھے, تو بلوچستان کا اور ایران کے بڑے بھائی ہوتے تھے. اچھا پیٹرول اتنا سستا دے رہا ہے, کوئٹہ کے اندر ایرانی پیٹرول مل جاتا آسانی سے؟ پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ اپنا نگران دور میں ایرانی پیٹرول 130 روپے تک پہنچ گئے تھے, لیکن ابھی جو نئے گورنمنٹ آ گئے تھے شہباز شریف صاحب کا اور یہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب کا, انہوں نے تقریباً کچھ سختی کی ہے اور اپنا چیک پوسٹوں پہ ابھی ایرانی پیٹرول بھی 260 روپے میں مل رہے ہیں سر, اور یہ پاکستانی جو ہے میرے خیال میں 300 پہ, 260 پہ, تو اس پر کوئی فائدہ نہیں ہے. جب 260 پہ ہے تو پاکستانی بھی تو اپنا 300 پہ ہے, تو اتنا فائدہ نہیں ہے. وہ کیوں؟ یہ شہباز شریف اور سرفراز بگٹی کی جو ہے اپنا جو بیانات ہے, جو اس نے سختی کی ہے, اس وجہ سے ایرانی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. ہم نے دیکھا کہ گوادر میں ایم پی اے جماعت اسلامی کا, بلوچستان اسمبلی کا, وہ تو ویڈیو انہوں نے وائرل کی بنائی, اور وہ سارے سیکورٹی ایجنسیاں کھڑی ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ کھڑے ہیں, انہوں نے کہا یہ اسمگلنگ کرا رہے ہیں, کھلا عام کرا رہے ہیں. اس نے فوٹیج یا تو ویڈیوز بنا کر
गौरी साहब उन्होंने बिल्कुल ये चीज आउट कर दिया और उसने वीडियो भी चला दी, लेकिन वो भी है जमात इस्लामी से तो उसका वो नहीं है ताल्लुक। वो अब 2 तारीख की प्लेटफार्म से आया था, उस वक्त आजाद बीचों पे बैठा हुआ है। वो भी अपना ग्वादर की आवाम ने उनको साथ दिया और ग्वादर की आवाम ने उनको हमेशा इज्जत दी। धरने में तकरीबन हजारों की तादाद में लोग उनके साथ है, लेकिन ये जब आ गया तो उसने यू टर्न ले लिया। पहले उसने वज़ीर-ए-आला को वोट दिए, फिर बाद में कहते हैं मैं वज़ीर-ए-आला के खिलाफ फिर सदारती इलेक्शन में उसने बाइकाट कर दी, फिर बाद में वो सारी चीजें अलग है, मगर वो सारी चीजें अलग है, मगर वो खुलेआम तो उसने वीडियो बनाकर नशर की ना कि भाई पाकिस्तान ये वो तो अभी तो नहीं है सर, ये तो कई अरसे से इस तरह है। उधर से लोगों की जो गरीब बंदा जो पेट्रोल ला रहे हैं उनको कब्जा करके ये लोग अपना बेच रहे हैं अपना। तो इसलिए आप 260 आप कोयटा में 260 में बिक रहा है, तो फिर फायदा ही नहीं कोई। नहीं तो मैंने कह दिया कि फायदा तो नहीं है, फायदा तो इस वजह से नहीं कि 260 रुपए पे लीटर मिल रहा है तो उसके क्या फायदा है। शुक्रिया ज़हीर खान साहब। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर ज़हीर खान साहब थे, कोयटा से सीनियर जर्नलिस्ट है। वो बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो मजबूत सूरत हाल है वो खासतौर पर कोयटा की सूरत हाल के हवाले से, कि कोयटा की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर ना खाने को है, ना पीने को है, ना मजदूर को जो वो मजदूरी दिया जा रहा है। आज योम मई है, योम मई में भी हज़ारों लाखों में समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मजदूर एक वक्त के खाने से भी मुश्किल से उसको मिला होगा, नसीब हुआ होगा। हम डेज बना लेते हैं, हम सेमिनार कर लेते हैं, हम हर चीज़ कर लेते हैं, मगर अपने जो मजदूर है, जो हर मुल्क का एक रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाता है, जिसके बदौलत पूरे पाकिस्तान की मैशियत खड़ी होती है, हम देखते हैं कि वो आज क्या नाम है गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ना रहने के लिए जगह है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना खुराक है, ना हेल्थ की सहूलत है, ना और दीगर अगर हम देखा जाए तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जद में भी वही आ रहा है। इन तमाम हालत को जब देखते हैं तो हम कराची जैसे बड़े शहर या दीगर बड़े शहरों में पाकिस्तान को में देखते हैं तो डकैती की वारदात में बेपनाह इजाफा हो गया। हर शख्स अपने को गैर महफूज समझता है, हर दुकानदार अपने को गैर महफूज समझता है। और ये डकैत जो हैं वो डकैती भी गरीबों पे ही करते हैं, दरमियाने दर्जे के लोगों पे ही करते हैं, क्योंकि उनका बस नहीं चलता कि किसी मिल ओनर के या किसी बड़े सनतकार या किसी बिल्डर के ऊपर हाथ डाल सके, क्योंकि 10-20 गार्ड उनके अपने खड़े होते हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो तबका है, डकैत हो, चोर हो, वो अपने ही जैसे तबके के लोगों को लूटने में, मारने में मसरूफ है। ये चीज़ें जो है जुल्म सितम की तरफ ले जाती हैं। हाँ, जब जुल्म सितम की तरफ लोग जाती है तो लोगों की जब चीखें निकलती हैं, जब चीख और पुकार निकलती है तो उसके खतरनाक नतीजे बरामद। ब्रेक बाद फिर हाजिर हुए। ब्रेक के से पहले बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में आज और पूरी दुनिया के अंदर मजदूरों का डे, आलमी डे मनाया जा रहा है। हमारे वज़ीर आज़म दौरे पे गए हुए सऊदी अरब के, बड़ा वो हो रहा है, ये हो रहा है, शहज़ादा फलां वेलकम किया जा रहा है। भाई उनके अपने मफादात है पाकिस्तान के साथ। आपसे आधा ग्वादर मांग रहे हैं कि हमें आधा ग्वादर दे दिए जाए, हम यहाँ आयल रिफाइनरी बनाएंगे, ये करेंगे। वहाँ पे पाकिस्तान के किसी फर्द को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी, और जो उनके सऊदी है वो बगैर पासपोर्ट के वीज़ा के आने जाने की सहूलियात होंगी। वहाँ फोर्सेज उनकी होगी, तमाम चीज़ें उनके। एक तरफ चाइना के साथ अरबों खरबों डॉलर खर्च करके ग्वादर पोर्ट और तमाम सी पे एक मनसूबे पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये तमाम चीज़ें करने के लिए लंबे लेटे हुए हैं। हमारा परमिशन लेटा हुआ जाके, ये क्या है? हम मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? जो लीडर रखीगी अवामी कप्तान, वो जेल में अवाम के साथ आए दिन खबरें शाया की जा रही है कि कप्तान के साथ लोग मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, ताकतवर के बातचीत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको बोलने की इजाज़त दी है, उनके कारकुनान को, उनको जलसे जुलूस की इजाज़त दी है, उनको मीडिया के सामने आने की इजाज़त नहीं है। अब पाकिस्तान के अवाम जाग चुकी है, अवाम बेदार है। मगर हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि अब लीडरान भी जो थे, जो इनके बूट पॉलिश किया करते थे, इनके मातदी में सर खम किया करते थे, आज वो कप्तान के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। आज एक एजेंडे पे उसके साथ खड़े हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान
अचकजई और इधर अख्तर मेंगल, ऐसी कई बड़ी मिसालें आपको मिलती हैं, कई बड़े पॉलिटिशियंस मिलते हैं। चौधरी बिरादरान, चौधरी परवेज लाई, मुनस लाई, साबिक गवर्नर जो इस वक्त खोसा साहब, तो एक तब्दीली की लहर से खौफजदा है। मगर वक्त नहीं गया, ये मुल्क हम सब का है, हम सबको मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इस पे हम आते हैं कि इसराइल का हमला, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इसराइल अनकरीब हमला करने वाला है, और अनकरीब करने के लिए उसके बाद चंद दिन बाकी है। मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था, क्योंकि उनका जो बछड़ा है, लाल गाय है, जिसे मुकद्दस जो गाय है, आइंदा चंद दिनों के अंदर उसकी 30 साल की वो मुकम्मल 30 साल की हो जाएगी। उसके बाद उसके मजहबी अकायदे के मुताबिक कि वो कुर्बानी और इन तमाम मामलों के लिए नहीं होगी, इसलिए वो तमाम चीज़ों पे अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहते हैं। अमरीकी प्रेसिडेंट इस वक्त ये नहीं चाहते, अमरीकी प्रेसिडेंट चाहते हैं कि नवंबर तक ये मसला चला जाए, इलेक्शन हो जाए, तमाम मामला हो जाए, तो ये मैं डील कर सकूँ। दुनिया के ममालिक, बड़े ममालिक खामोश है, इस्लामी ममालिक और छोटे ममालिक की कोई हैसियत नहीं समझते, मगर वहाँ का जो अवाम का जो जोश सामने आएगा, अवाम के जो रद्दमल सामने आएगा, वो आएगा, चाहे उस मुल्क के हुक्मरान, चाहे जैसे हमारे हुक्मरान मुल्क के। मगर पाकिस्तान की अवाम तो नफरत कर रही है। मगर पाकिस्तान की अवाम की एक बात मुझे समझ में नहीं आती, नफरत तो कर रही है और बड़े बड़े लोग जलसे भी करते हैं ये फलस्तीन के बारे में, मगर उसकी मसनूआत का, इसराइली मसनूआत का बाइकाट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इस हवाले से इसराइल मुकम्मल तैयार बैठा है, और बहुत बड़ी जंग अगर छिड़ जाएगी अगर ऐसा हुआ, और वो कह रहा है कि ऐसा करना है। हमने 2000 साल इंतजार किए, अब इंतजार नहीं कर सकते। जद्दाल भी आएगा, तमाम आएंगे, मामला है। ये फिर एक दूसरा सेटअप में हम इस जंग को हम दूसरे एंगल से देखेंगे। ये जो इसराइल के हवाले से मैं बात कर रहा था कि ये सूरत हाल है इसराइल के हवाले से, कि उसको लाल गाय के हवाले से दिन कम रह गए हैं और ये खुद फैसला करने वाला है। और उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर इसराइली वज़ीर आज़म को भी वहाँ की जो करता है जिस तरीके से हर मुल्क के अंदर होते हैं, धमकी दे दी है, वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस पर चंद दिन में हमला किया जाए और तमाम चीज़ों को निस्तनाबूद किया जाए, मस्जिद अक्सा समेत शहीद कर दिया जाए, तमाम चीज़ें कर दी जाएँ, नहीं तो हम आपको बरतरफ करके दूसरा वज़ीर आज़म ले आएंगे। तो ऐसा हालात है मुल्क के अंदर। फिर ये तमाम मुल्क की माशी हालत के हवाले से बात हुई कि माशी हालत इस वक्त ये है कि आज लेबर डे, लोगों के पास खाने को नहीं है। आज मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। पूरा मुल्क जो है तकरीबन, हम ये खास तौर पर ये 2 सूबों को लेते हैं, सिंध सूबा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पुलिस गुंडागर्दी है, पुलिस राज बन चुका है। खातून जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है पंजाब की, वो वर्दियाँ पहन के घूम रही हैं, और खातून लड़कियाँ, औरतें, और उनके पास जुल्म सतम जेलों में, थानों में मचाए हो रहा है। इस तमाम सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे इस्लामाबाद से हैं सियासी रहनुमा भी हैं, सियासी तजिया निगार हैं, और इंसानी हकूक़ के ऊपर उनका बड़ा काम है, लुबना कुरैशी साहिबा। लुबना कुरैशी साहिबा, ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालत है, मैं लेबर डे के हवाले से बात शुरू करता हूँ। आज लेबर डे है, तो आप क्या समझते हैं कि लेबर पाकिस्तान का खुशहाल है, उसको कितने वक्त की रोटी खा सक रहा है वो? जी बहुत शुक्रिया गौरी साहब, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। सबसे पहली बात जो आपने लेबर डे के हवाले से की है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लेबर डे हम सेलिब्रेट क्यों करें और किस हैसियत से करें और किस मुंह से लेबर डे सेलिब्रेट किया जाए, क्या सेलिब्रेशन है इसका सवाल तो भाई ये बनता है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हर बंदा मजदूर है। देखा जाए तो जो सरकारी ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट पे बैठे हुए हैं, वो भी एक मजदूर है, अगर वो अपने आप को हकीकी तौर पर मजदूर ही समझे तो। खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है एक इंसान के पास, चाहे वो मजदूर है या जो भी है, काम करने वाला, मेहनत मुशक्कत करने वाला मजदूर ही कहलाता है ना, और वो किसी भी लेवल का हो सकता है। तो जब ये सब कुछ मुहैया नहीं है, हुकूमत वक्त दे नहीं रही लोगों को, तो फिर वो किस मुंह से कहती है कि जी हम इलेक्ट होकर आए हैं। ये लोग तो इलेक्ट होकर ही नहीं आए हैं, ये तो चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी और का मैंडेट है और ये उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो यौम मई तो का तो अब कोई जवाब ही नहीं बन रहा ना।
मजदूर क्या करे, वो किसके दरवाजे पर जाए, वो किसके आगे हाथ फैलाए, किसको कहे कि मेरी आवाज सुनो, मेरे पास खाने को नहीं है, मैं अपने बच्चे पाल नहीं सकता, मैं उनको तालीम नहीं दिलवा सकता, तनख्वाही नहीं है। हाँ, आपने अगर बात की कि सब मजदूर है जो सरकारी भी है, मगर जो सरकारी जो 70 ग्रेड से या मुख्तलिफ ग्रेड से ऊपर हैं उनको हम मजदूर इसलिए नहीं कहते, तो वो तो आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। मजदूर वो है जिसके क्या नाम है, जो 3% या 3 ग्रेड का या 5 ग्रेड का, मैं तो उसको मजदूर समझता हूँ। इनको मजदूर नहीं है तो ये अयाशियां कर रहे हैं, इनके बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सरकारी यार मारात है, इनको मजदूर से मेरी इख्तिलाफ है। शायद आप उसको मजदूर समझती हो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हकीकी तौर पे वो मजदूर ही है। अगर वो खुद को मजदूर समझे तो वो खुद को मजदूर नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो सरकारी ओहदों पर जो बैठा होता है ना, वो अवामी नुमाइंदा होता है, अवाम की खिदमत के लिए होता है, अवामी खिदमत के लिए वो खिदमतगार है। वो अपने आप को मजदूर ही तस्वुर करे हकीकत में, लेकिन वो मजदूर अपने आप को नहीं तस्वुर करते। वो मैं हकीकी मजदूर की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो हकीकी मजदूर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि, और उसकी बात इस वक्त दुनिया कर रही है। तो आप उसको क्या समझते हैं? इनको तो आप जो छोटे जिनको आप मजदूर तस्वर कराने जा रही है, ये तो बाबा सोने के नवाले खाते हैं। आप पाकिस्तान का जो मजदूर है, पाकिस्तान की जो माशी उस हवाले से सूरत हाल है इस वक्त, तो आप उस पर क्या समझती है? बेहतर है? बिल्कुल बेहतर नहीं है। बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक मईशत है हमारे पाकिस्तान की, और इसी वजह से मजदूर बदहाली का शिकार है। हम बचपन में जब होते थे, हम तब से पढ़ते और सुनते आए जी 1 मई, यौम मई, 1 मई है और मजदूरों का आलमी दिन है। लेकिन अब तो वो मजदूर ही नहीं है ना, वो तो भिखारियों से भी बदतर हो गया है। क्योंकि उसके पास क्या तनख्वाह है, वो क्या मजदूरी, सारा दिन की मेहनत मुशक्कत करने के बाद, चाहे सर्दी है, बारिश है, धूप है, गर्मी की तपिश है, पसीना है, जिम्मेदार कौन है? आपको इसका जिम्मेदार हमारी रियासत है, हमारी हुकूमतें हैं, हमारे सियासतदान हैं, ऐसे लीडरान हैं जो अपने मुफाद के लिए अपने बैंक भर रहे हैं, अपनी हुकूमतें बनाए जा रहे हैं, चोरी शुदा मैंडेट पर बैठे हुए होते हैं। वो जिम्मेदार है, अवाम जिम्मेदार नहीं है, मैं और आप जिम्मेदार नहीं है। ये असल में वो जिम्मेदार है जो हुकूमत में जबरदस्ती आके बैठ जाते हैं, दूसरों का हक मार के बैठ जाते हैं। मजदूरों का भी हक मार के बैठे हुए, अवाम का भी हक मार के बैठे हुए, टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं, महंगाई पे महंगाई किए जाते हैं। अभी आप इस्लामाबाद में कैपिटल में रईस वजीर है, कैपिटल की हालत क्या देख रही है? यहाँ कोई हुकूमत नाम की कुछ चीज नजर आती है? हुकूमत नाम की चीज? कैसी हुकूमत? हुकूमत को तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा। हकीकत में हम खुद पसंद नहीं कर रहे, हमारे जितनी भी हमारा सोशल सर्कल है, कोई भी हुकूमत को पसंद नहीं कर रहा। हमने इनकी शक्लें थोड़ी देखनी है, हमने तो इनकी परफॉर्मेंस देखनी है। फिर आप लोग फिर वो सर्कल वो क्या चाहता है? जो मेरा सर्कल है मैं बताती हूँ, और यहाँ जो हमारे जो जानने वाले हैं उनका जो सर्कल है, लिंक टू लिंक है ना जी, कोई भी हुकूमत को पसंद नहीं कर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन सर्कल में किस तरह के लोग हैं वो? जी सॉरी, क्या? मैंने कहा जो आपका सर्कल है, मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि उसमें किस तरह के लोग शामिल हैं जो पसंद नहीं कर रहे मौजूदा सेटअप को गवर्नमेंट? जी हमारे सर्कल में हर तरह के लोग, मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, गरीब तबका भी है, और सबको एक ही सबको मसला दरपेश है महंगाई का, नाइंसाफी का, बेईमानी का। क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि एक तो हमने इनको मुंतखब किया नहीं और ये हुकूमत में आके बैठ गए हैं। मुंतखब किसको किया और सामने कौन आके बैठ गया? देखिए ना, आप तमाम मसले का हल क्या चाहती हैं ये बताएं? तमाम मसले का हल जो है वो होना चाहिए ईमानदारी की बुनियाद पर। तमाम मसाइल का हल ये है कि हुकूमत जो है वो जिसका मैंडेट लेकर आई है उनको वापस करे, और इस बात को कबूल करे कि हाँ, हम चोरी शुदा मैंडेट पर बैठे हुए हैं, अवाम के वोटों को हमने बर्बाद कर दिया और हम खुद आके बैठ गए, हमें डाका मारा है। वो इसको पहले तो ये कबूल करें, इंसाफ की बात करें। इंसाफ तो है ही नहीं, इंसाफ तो कहीं दिखाई नहीं देता ना। इन मसाइल का हल देखें ना, जब तक मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा, मुआशरे में क्या होगा? इंसाफ कैसे होगा इस मुल्क के अंदर जब जज खुद इंसाफ मांग रहे हैं? यही तो बात है, अदलिया आजाद नहीं है, अदलिया इंसाफ ही नहीं कर पा रही। और हमारी बदनसीबी ये है कि जितने भी देखिए ना, जितने भी ये जजेस हैं
یہ ہمارے ہی ہے نا, ہمارے اپنے پاکستان کے ججز ہیں, کوئی باہر سے تو نہیں امپورٹ کر کے لے کر آئے, یہ تو ہمارے اپنے پاکستان کے ججز ہیں. ان کو پتا ہے کہ پاکستانی عوام کے کیا حالات ہیں, انہیں پتا ہے کہ پاکستانی لوگ, ان کی ذہنیت کیسی ہے, ان کی حالتیں کیسی ہیں. تو آپ لوگ فیصلے کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ ججز اگر جسمانی طور پہ تو پاکستانی, میں سمجھتا ہوں کہ جسمانی طور پہ تو پاکستانی ہو سکتے ہیں, ذہنی طور پہ تو دیگر ممالک ہی غلام ہوں گے. ابھی جو وزیر خزانہ جو اورنگ سے بیٹھا وفاق میں آ کر ہے تو پاکستانی, مگر وہ دوسروں کی سوچ کا حامل آدمی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, شہریت پاکستان کی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہے تو پاکستان اچھا کی ایک اور میں آپ نا. سے سیاسی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, ٹائم کم ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر جو اس کو ان کو سرکار کو بنا دیا گیا ہے, اس سے کیا اثر پڑے گا پاکستان کی سیاست پہ, کیا خوشحالی آئے گی؟ کیا خوشحالی آئے گی اس میں کیا خوشحالی ہے, کیا خوشخبری ہے؟ یہ سب لوگ دو نمبری کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں, ہر چیز ان کی دو نمبری ہے. جب مینڈیٹ ہی چوری ہے, اپنا ان کا ہے ہی نہیں, ان کا وجود ہی سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ نہیں ہے, تو کیا خوشحالی آئے گی صاحب کے آنے پر؟ کوئی خوشحالی نہیں آئے گی. وہ تو اپنے لیے آ رہے ہیں, وہ تو اپنی پروفائل بنا رہے ہیں کہ جی میں کیا بن گیا, مجھے کیا نوٹیفیکیشن مل گیا, میں آج کیا ڈیزگنیشن لے کے بیٹھ گئے. وہ تو اپنا پروفائل اپ گریڈ کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے اس عہدے سے عوام کے پیٹوں میں کیا آٹا جائے گا, چاول جائے گے, دالیں جائیں گی, چینی جائے گی, کیا جائے گا؟ عوام کو تو آپ نے بھکاری بنا دیا, مانگ مانگ کر عادت ڈال دی کہ مانگو, آٹا مانگو, روٹی مانگو, سستی روٹی مانگو. ان کو محنت مشقت کے لیے نہ آپ نے ادارے ایسے بنائے ہیں, نہ آپ نے فیکٹریاں کھولی ہیں, نہ آپ نے مدرسے اسکول کھولے ہیں, یونیورسٹیاں کھولی ہیں, نہ دفاتر ایسے بنائے ہیں کہ آپ ان کو نوکریاں دلوا دیں. ہاں لیکن شکریہ آپ ان کو عادت ڈال رہے ہیں بھکاری کی. شکریہ لبنہ قریشی صاحبہ. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اسلام آباد سے لبنہ قریشی صاحبہ تھی. وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ان کا بھی یہی تھا کہ پاکستان میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کے باوجود ایک ڈپٹی پرائم منسٹر نام کا شخص کو عہدہ نکال کے جو غیر آئینی ہے, آئینی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو بننے کا شوق تھا, ذوالفقار علی بھٹو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں, نصرت بھٹو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر رہی ہے, چودھری پرویز الہی بھی ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں, اور موجودہ سائید ڈار صاحب بھی ڈپٹی پرائم منسٹر کے منصب پر آ کر بیٹھ کے. مگر اگر ہم چاروں کو دیکھتے ہیں تو کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے, آئینی کوئی نہیں ہے. مراد حاصل کرنا, پروٹوکول حاصل کرنا, اور ملک کو کیا نام ہے دوسری رینج پہ. کل ڈپٹی چیف منسٹر بھی بنا دیے جائیں گے, ارے ادارے کے 4-5 اسی طریقے سے وزراء بنا دیے جائیں گے, ڈپٹی وزراء بھی آپ سننے میں آئے گا کہ ڈپٹی وزراء بھی ہیں. تو یہ صرف لوٹ مار, لوٹ کسوٹ اور مراد حاصل کرنا, پروٹوکول حاصل کرنا, اور ملک کو کے عوام پہ مظالم کرنا, ظلم و ستم کرنا, یہ تمام چیز ہے. ان تمام چیزوں سے نکلنا ہوگا. تمام چیزوں سے نکلنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں, یہ تیار نہیں ہیں. اور تمام چیزوں پر اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے یا کوئی سچ کی بات کرتا ہے, اس کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے. اور طاقت کا استعمال کرنے پر اب ایک کے اوپر طاقت کا نہیں, ججوں پہ بھی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے. وہ چیخ رہے, چلا رہے, عدالتوں کے اندر خود جج انصاف مانگ رہے. تو ہم پاکستان کی عوام کہاں جائے؟ پاکستان کی عوام کے پاس نہ انصاف ہے ملنے کی توقع ہے, نہ پاکستان کی عوام کو بنیادی حقوق ملنے کو وہ ہے, نہ پاکستان عوام ٹیکس بھی دے رہی ہے, تمام چیزیں دے رہی ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ کچھ بھی نہیں. یہ حال ہے. پنجاب میں کسان رو رہا ہے, گندم تیار کھڑی ہے, خریدنے کو گورنمنٹ تیار نہیں ہے, اور باہر سے امپورٹ کر کے لاکھوں ٹن کر کے مہنگی بیچی جا رہی ہے. پھر آپ روٹی بیچنے والوں کو پکڑ رہے ہیں کہ آپ مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں؟ بھائی ان کو آٹا پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے تو وہ بیچ رہے ہیں مہنگی روٹی. تو یہ تو حالت ہے آپ کے. گندم اتنی ہے کہ آپ خریدنے کو تیار نہیں ہیں, تو آپ سستی کیوں نہیں کرتے؟ سستی کریں روٹی عوام کو. جو ایک بنیادی روٹی ہے وہ پاکستان میں عوام کھانے کے لیے ترس رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تصدق غوری کو اجازت دیجیے. آئندہ پھر ہم اہم ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور اپنے پروگرام میں اپنے ناظرین کو ہمیشہ طرح سچ بتائیں گے اور سچ دکھائیں گے. اللہ حافظ.